नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस है द हिंदू न्यूज़पेपर का 27 अप्रैल का हिंदी में। अगर आपको यही एनालिसिस इंग्लिश में चाहिए है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए चाहिए तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं अपूर्व मिश्रा हूँ और ये मेरे क्रेडेंशियल्स है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इकोवेशन पर मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें आज के अखबार के पहले एडिटोरियल पेज में ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल यूज़फुल नहीं है। जो पहला यूज़फुल आर्टिकल है वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट जो है उसके कंटेक्स्ट में है। ये आपके जीएस पेपर 3 के गवर्नमेंट बजटिंग का जो सिलेबस पॉइंट है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है ये संसद ने 2003 में पास किया था। सरकार की बजट में जो खर्च कर रही है उसको एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल खर्चा करे, उसको इंश्योर करने के लिए। तो नियम एक एक कुछ नियम का के दायरे बना दिए हैं संसद ने, जिसके अंतर्गत ही सरकार अपने एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसने कहा है कि डेट टू जीडीपी रेशो जो है सरकार का वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये 2023 तक अचीव करना है। ये 60% में से स्पेसिफिकली 20% जो है वो स्टेट्स का हो सकता है और 20% से ज़्यादा डेट जो है वो स्टेट्स नहीं उठा सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेट्स का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। तो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले 6 सालों में इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो जो आपके लिए सवाल बन सकता है मेंस एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, या इस पर्टिकुलर पूरे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट की जो ये खबर है इससे रिलेटेड, वो ऐसा है कि जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो इंश्योर करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इसमें काफ़ी इकोनॉमिक्स के टेक्निकल जार्गन्स और डेटा यूज़ हुआ है जो कि आपके लिए एक्चुअली थोड़ा इरेलेवेंट है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, आप उसी के हिसाब से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। जो आपका दूसरा आर्टिकल है ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो मॉस्किरिक्स एक वैक्सीन मलेरिया के लिए डब्ल्यूएचओ टेस्ट कर रहा है, अफ्रीका में करने वाला है, उसके ऊपर ये न्यूज़ आर्टिकल है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए सीधा सवाल आ सकता है कि दवाई का नाम क्या है, पर मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको आप फटाफट पढ़ें और आप अगले आर्टिकल पे आगे बढ़ें। तो जो हमारा दूसरा पेज है उसका जो पहला आर्टिकल है वो पॉलिटिकल आर्टिकल है, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। जो ये दूसरा आर्टिकल है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत की जो पॉपुलेशन का जैसे जो नए बदलाव आ रहे हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये ट्रेंड्स जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th हुआ है उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके कंटेक्स्ट में है। ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली रिलेटेड है। आपके सोशल सेक्टर वाला जो सिलेबस पॉइंट है उसमें स्पेसिफिकली जो हेल्थ पॉइंट है उससे रिलेटेड, या आपके जीएस पेपर 1 में भी इंडियन सोसाइटी वाले सेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज से। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि हर महिला जो है उस ऑन एन एवरेज भारत की एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो जो एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का कंसेप्ट होता है वो 2.1 होता है। तो अगर 2.1 है फर्टिलिटी रेट तो इसे रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। मतलब जितने लोग मरेंगे उतने ही नए लोग ज़िंदा हो जाएंगे और ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी। एनएफएचएस के हिसाब से भारत का फर्टिलिटी लेवल 2.2 तक आ चुका है, बहुत बड़ी वैल्यू से कम होते होते, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन एक और बात ये कहता है कि इसके बावजूद भारत की पॉपुलेशन बढ़ना बंद नहीं होगी। इसका कारण ये होगा डेमोग्राफिक मोमेंटम।
ये क्या होता है कि भले ही भारत की पॉपुलेशन जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है, तो अब एक महिला ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देती, लेकिन बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे यंग परिवार हैं जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देने वाले हैं आने वाले समय में, जिस वजह से इवन दो फैमिलीज़ का साइज़ छोटा होगा, लेकिन फैमिलीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और इसलिए भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। तो इसके पॉलिसी इम्प्लिकेशंस होंगे कि अब सरकार जहाँ पहले लोगों को बोलती थी कि सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दीजिए, अब सरकार बोलेगी कि उन 2 बच्चों के बीच में जो अंतर है, जो गैप है, उसको ज़्यादा रखिए, जिसको कि बर्थ स्पेसिंग कहा जाता है। इसके अलावा जो फोकस होगा वो उत्तरी राज्यों में ज़्यादा होगा, क्योंकि उत्तरी राज्यों में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा यंग है और आने वाले समय में ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली है दक्षिणी राज्यों के मुकाबले। तो जो एक आपके लिए सवाल बन सकता है मेंस में इस पूरे आर्टिकल और इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये हो सकता है कि फ्यूचर में भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी जो, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि फैमिलीज़ में बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे हैं, बनस्बत इसलिए क्योंकि फैमिलीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है अपने आप में। इस पूरे चीज़ को डिस्कस करना, ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में। तो मूव करते हैं हम अगले जो आर्टिकल है उस पे। तो ये पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 रिसेंटली संसद ने इसको पास किया है। तो ये उसी के कंटेक्स्ट में है। ये आपके जीएस पेपर 2 से डायरेक्टली रिलेटेड है। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो लॉज और इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज़ कंस्टिट्यूट की जाती हैं, उसके बारे में जो आपका सिलेबस पॉइंट है उससे रिलेटेड है। तो वल्नरेबल सेक्शंस में हम डिसेबल्ड आदिवासियों को, अनुसूचित जातियों को, महिलाओं को, बच्चों को, इन सभी को जोड़ते हैं। ये आपके जीएस पेपर 1 से भी रिलेटेड है पर्टिकुलर इशू, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में सोशल एम्पावरमेंट करके एक टॉपिक है। तो ये जो नया कानून आया है उसके बारे में, उसके जो की फ़ीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप उसको गूगल कीजिए, पीआरएस की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे उसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ही इसके कुछ की फ़ीचर्स दिए हुए हैं, तो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं प्लीज़ आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो जो आपके लिए सवाल बन सकता है इस इशू से रिलेटेड वो ये हो सकता है कि जो कि इस आर्टिकल में ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिसेबल्ड लोग जो हैं वो, उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं, इसलिए क्योंकि हमारे समाज में और हम जैसा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जो उनको वर्कफोर्स ज्वाइन करने से प्रिवेंट कर देते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपको बोला जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। फाइनली ये जो डेटा पॉइंट दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण जो है उनकी संख्या के बारे में डिस्कस किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन हुआ है, कैशलेस इकोनॉमी पे ज़ोर है, लेकिन अगर ईपीओएस डिवाइसेस नहीं होंगे तो डिमोनेटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी एक सपना ही बनकर रह जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी ऐसे आप लिखते हैं तो वहाँ पर आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के अखबार में यही ख़ास चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो प्लीज़ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस रोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं। आप अगर और डिस्कशंस चाहते हैं इसी तरीके से, आप फ्री मॉक टेस्ट चाहते हैं और एनालिसिस इसका चाहते हैं मेरे द्वारा, तो प्लीज़ आप मेरा यूपीएससी का स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिए इकोवेशन पर। उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।